नमस्कार। आज हम विप्रो लिमिटेड का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। यह खास तौर पर उन निवेशकों के लिए है जो कोई भी कदम उठाने से पहले हर पहलू को सावधानी से परखते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विप्रो एक मजबूत किले जैसी कंपनी है जो अभी बहुत ही आकर्षक डिस्काउंट पर मिल रही है, या फिर ये एक क्लासिक वैल्यू ट्रैप है जो सस्ते दाम पर निवेशकों को फंसा सकता है। आइए इस पहेली की तह तक चलते हैं। हमारा विश्लेषण कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम विप्रो के निवेश पहेली से शुरू करेंगे, फिर इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों को देखेंगे, इसकी एआई रणनीति को समझेंगे और आखिर में निवेशकों के लिए एक साफ निष्कर्ष निकालेंगे। पहला भाग, विप्रो की निवेश पहेली। यहाँ हम उन दो विरोधी ताकतों को समझेंगे जो स्टॉक के भविष्य को तय कर रही हैं। एक तरफ है इसका आकर्षक वैल्यूएशन और दूसरी तरफ है इसकी चिंताजनक परफॉर्मेंस। देखिए, ये समझना जरूरी है कि विप्रो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल ग्लोबल आईटी माहौल में काम कर रहा है। दुनिया भर की कंपनियां अपने खर्चों को लेकर सतर्क हैं और बड़े फैसले लेने में देरी कर रही हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ विप्रो को नहीं बल्कि पूरे सेक्टर को प्रभावित कर रही है। तो अब चलिए रुख करते हैं बुल केस की तरफ, यानी वो सारे तर्क जो विप्रो को एक आकर्षक निवेश के तौर पर पेश करते हैं। हम उन डेटा पॉइंट्स को देखेंगे जो बताते हैं कि ये स्टॉक शायद अपनी असल कीमत से कम पर मिल रहा है। सबसे पहला और शायद सबसे लुभावना तर्क है इसका डिविडेंड यील्ड। 5.23% पर यह अपने मुख्य प्रतिस्पर्धियों से कहीं ज्यादा है, जो इसे रेगुलर इनकम चाहने वाले निवेशकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक सौदा बनाता है। अब इस टेबल को देखिए। विप्रो का वैल्यूएशन अपने साथियों के मुकाबले काफी कम है, चाहे पीई अनुपात हो या प्राइस टू बुक वैल्यू। दोनों ही टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक की तुलना में काफी नीचे हैं, जो एक साफ वैल्यूएशन डिस्काउंट की ओर इशारा करता है। कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल एक किले की तरह मजबूत है। कंपनी पर कैश की तुलना में कर्ज कम है, जिसकी वजह से नेट डेट नेगेटिव है। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिजर्व्स के साथ ये वित्तीय स्थिरता सतर्क निवेशकों को एक अच्छा खासा सेफ्टी मार्जिन देती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हम बेयर केस की जांच करेंगे, यानी वो कारण जो विप्रो को एक वैल्यू ट्रैप बना सकते हैं। आखिर स्टॉक सस्ता है तो उसकी कोई वजह भी तो होगी, और वो वजह है इसकी परफॉर्मेंस। रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई ये बताता है कि कोई कंपनी शेयर धारक के पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है, और इस मामले में विप्रो अपने साथियों टीसीएस और इन्फोसिस से बहुत पीछे है। विप्रो का 15.4% का आरओई टीसीएस के 48.3% और इन्फोसिस के 31.9% के सामने कुछ भी नहीं है। ये कैपिटल के इस्तेमाल में एक बड़ी कमी और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन पर एक भारी दबाव का संकेत है। इसके अलावा कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ लगभग ठप है और 2026 की शुरुआत में मुनाफे में साल दर साल 7% की गिरावट आई। जब तक बिक्री में बढ़ोतरी नहीं होती, स्टॉक के दाम बढ़ने की गुंजाइश भी सीमित रहती है। विप्रो का ये कम वैल्यूएशन कोई हाल की बात नहीं है। स्टॉक का पीई अनुपात 2021 में 32 के शिखर से गिरकर अब लगभग 16 पर आ गया है, और ये एक लंबा ट्रेंड है जो बाजार की लगातार बनी चिंताओं को दिखाता है। इस अंडर परफॉर्मेंस का सीधा असर स्टॉक के प्रदर्शन पर दिखता है। पिछले एक साल में जहां सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, वहीं विप्रो 15% से ज्यादा गिर गया। ये एक साफ अंडर परफॉर्मेंस है जो निवेशकों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। तो अब सवाल ये है कि विप्रो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है। चलिए कंपनी की एआई टर्न अराउंड रणनीति पर नजर डालते हैं। इसका मकसद अपने ग्रोथ इंजनों को फिर से शुरू करना है और रेवेन्यू को कर्मचारियों की संख्या से अलग करना है, यानी एक नॉन लीनियर ग्रोथ मॉडल की ओर बढ़ना। कंपनी एजेंटिक एआई पर फोकस कर रही है, एक ऐसा एआई जो सिर्फ सुझाव नहीं देता बल्कि आईटी ऑपरेशंस और सप्लाई चेन जैसे जटिल कामों को अपने आप संभालता है। ये पारंपरिक आईटी सेवाओं से एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां अब कीमत प्रति घंटे के काम के बजाय इंटेलिजेंस देने में है। इस रणनीति को अमल में लाने के लिए विप्रो ने विप्रो इंटेलिजेंस, विंग्स और वेगा जैसे अपने प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। लक्ष्य साफ है, रेवेन्यू को कर्मचारियों की संख्या से अलग करना और एक नया कॉम्पिटिटिव फायदा बनाना जिसे कॉपी करना दूसरों के लिए मुश्किल हो। आईटी सर्विसेज कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, जो इसकी कुल रेवेन्यू का लगभग 89% हिस्सा है।
इस भारी निर्भरता का मतलब है कि कंपनी की वित्तीय स्थिरता के लिए इस सेगमेंट का प्रदर्शन बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब इंडस्ट्री खुद बदलावों से गुजर रही हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज सेगमेंट 25.5% का सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। हालांकि ये हिस्सा काफी छोटा है, लेकिन ये दिखाता है कि कंपनी हाई मार्जिन और इनोवेशन वाले क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है, एक ऐसी क्षमता जो इसकी AI रणनीति की सफलता के लिए एक अच्छा संकेत है। तो चलिए अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। बुल और बेयर दोनों केस पर विचार करने के बाद आइए इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक रणनीतिक फैसले पर पहुंचते हैं कि एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए। ये स्लाइड शायद आपका फैसला लेने में मदद कर सकती है। अगर आप एक रूढ़िवादी निवेशक हैं जो ज्यादा डिविडेंड और एक मजबूत बैलेंस शीट को प्राथमिकता देते हैं और आपके पास 2-3 साल का नजरिया है, तो विप्रो एक सही विकल्प हो सकता है। उसके उलट अगर आप 20% से ज्यादा की आक्रामक ग्रोथ चाहते हैं और धीमी रेवेन्यू ग्रोथ से निराश हैं, तो इस स्टॉक से बचना ही समझदारी होगी। संक्षेप में कहें तो 2026 में विप्रो में निवेश करना मीन रिवर्जन पर एक दाव लगाने जैसा है, यानी इस बात पर दाव लगाना कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो अभी औसत से नीचे है, आखिरकार इंडस्ट्री के औसत पर वापस आ ही जाएगी। एनालिस्ट्स की आम सहमति भी कुछ इसी भावना को दर्शाती है। वे विप्रो की सही कीमत ₹235 से 240 के बीच आंकते हैं, जो मौजूदा स्तरों से 11 से 14% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। तो अंत में हम उसी अहम सवाल पर वापस आते हैं, क्या विप्रो की 5.23% की डिविडेंड यील्ड इसके टर्न अराउंड का इंतजार करने वालों के लिए एक पर्याप्त सेफ्टी नेट देती है, या फिर इसकी परफॉर्मेंस और इसके साथियों के बीच का फासला इतना बड़ा है जिसे पाटना बहुत मुश्किल है? इसका जवाब आखिरकार हर किसी के अपने जोखिम सहने की क्षमता और निवेश के नजरिए पर निर्भर करता है।